नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक पे हमने पहले भी सविनय अवज्ञा आंदोलन पे चर्चा की है, काफी विस्तृत चर्चा की है, लेकिन चूंकि प्रश्न के जो डायमेंशंस हैं वो अंदर जाकर के बनने की संभावना होती है प्रश्न की। ठीक है ना, तो इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना एक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो प्रमुख केंद्र रहे थे भारत में और जो कुछ विशिष्ट घटनाएं विशिष्ट केंद्रों पे भारत के भिन्न भिन्न भागों में हुई थी, तो उस पर क्यों ना एक क्लास ली जाए ताकि ये आपके लिए मददगार साबित हो। अगर मान लो कि घरसाना सत्याग्रह से अगर अंदर से कुछ पूछ दिया जाए तो वहां पे आप कंफर्ट स्थिति में रहें। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो इसके प्रमुख केंद्र रहे थे उसकी भी चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में, और जो कुछ विशिष्ट घटनाएं हुई थी उसकी भी चर्चा करेंगे। और इस आधार पे जो है हम इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता कितनी अधिक थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का कितना अधिक महत्व था दोस्तों। ठीक है, निश्चित रूप से पूरे सेशन को बड़े ही ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए और इससे आपको लाभ मिलने वाला है दोस्तों। यह जो प्रतीकात्मक तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, एक तो महात्मा गांधी जी को आप देख रहे हैं और इनके साथ ही यह महिला जो है यह सरोजिनी नायडू हैं। निश्चित रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वैसे तो ये महात्मा गांधी की प्रमुख सहयोगियों में शामिल थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो घरसाना सत्याग्रह हुआ था उसमें इनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही थी, बड़ी भूमिका रही थी दोस्तों। ठीक है ना, तो आइए एक एक बारीक चीजों को प्रमुख केंद्रों के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और जो संबंधित विशिष्ट घटनाएं हुई थी उन सब पे एक एक करके चर्चा करते हैं, ताकि अगर परीक्षा में वहां से सवाल आपसे पूछे जाए तो निश्चित रूप से आप जो है उसके सही आंसर लगाने की स्थिति में है दोस्तों। ठीक है ना, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, महात्मा, आपको पता ही है, हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था। ठीक है, दांडी मार्च निकाला था अपने 78 अनुयायियों सहयोगियों के साथ, जो है दांडी नामक समुद्र तट पे जो है प्रतीकात्मक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है नमक कानून का उल्लंघन किया था, जिसे हम नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। और महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च के बाद नमक सत्याग्रह का, नमक का जो प्रतीकात्मक उल्लंघन किया था, तो इसकी व्यापकता देश भर में जो है रही। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो तटवर्ती क्षेत्र थे। अगर हम भारत की बात करें तो ये क्या है, यह क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यह क्षेत्र जो है तटवर्ती क्षेत्र है। ये तटवर्ती क्षेत्र है, ये तटवर्ती क्षेत्र है, ये तटवर्ती क्षेत्र है। ठीक है ना, ये तटवर्ती क्षेत्र है। तो तटीय क्षेत्रों में यहाँ पे तो नमक कानून का उल्लंघन किया गया प्रतीकात्मक नमक बना करके, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है। ठीक है ना, महासागर है यहाँ पर में, तो इस समुद्र और महासागर के पास जो है इस तटीय क्षेत्रों में नमक बनाया जा सकता था। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई समुद्र तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हुआ था, व्यापकता रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यह क्षेत्र भी जो है बिहार उत्तर प्रदेश जैसे जो क्षेत्र हैं वो भी बहुत व्यापक रूप से प्रभावित हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे चूंकि समुद्र था नहीं, ठीक है ना, तो प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए जो है यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, नो रेंट अभियान चलाया गया यहाँ पे क्या हुआ, चौकीदारी कर देने से लोगों ने मना कर दिया। तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापकता को दर्शाता है, इसके महत्व को दर्शाता है दोस्तों। इस दौरान जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो महात्मा, चूंकि सबसे बड़े नेता तो महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई, तो महात्मा गांधी के गिरफ्तारी होने के उपरांत जो है स्थानीय स्तर पे जो स्थानीय नेता थे उन्होंने इस आंदोलन को अपना
महान नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों। ठीक है ना। तो आज हम उन्हीं महान नेताओं के बारे में एक एक करके जो है बात करने वाले हैं, जिन्होंने इस दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसमें अगर हम महिलाओं की भागीदारी की बात करें, छोटे छोटे बच्चों की भागीदारी की बात करें, तो उसके बारे में भी हम अभी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आगे। आप सेशन के साथ बने रहिए। तो वो बहुत ही व्यापकता के साथ महिलाओं ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी दोस्तों। ठीक है ना। शराब के दुकानों के आगे धरना देना, ये महिलाओं के द्वारा किया गया जो है प्रमुख योजना हुआ करता था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो आज हम उन सभी बातों पे जो है एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो चूंकि व्यापकता थी आंदोलन की, तो आंदोलन की व्यापकता होने की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश शासन की नींद चैन सब खत्म हो गया। ठीक है ना। वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना व्यापक आंदोलन इस लाठी पकड़े एक सामान्य से दिखने वाले जर्जर शरीर वाले एक महात्मा गांधी नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में पूरे देश भर में राष्ट्रीय आंदोलन इस कदर फैल जाएगा, जो उनको नियंत्रित करना उनके लिए, अंग्रेजों के लिए जो है मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो एक महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जहां से परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, वह है घरसाना सत्याग्रह। यह घरसाना सत्याग्रह दोस्तों कहाँ पे हुआ था? ये घरसाना सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। ठीक है ना। गुजरात के वलसाड जिले में हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। गुजरात के वलसाड जिले में हुआ था। जब महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या हुआ, महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन की कमान जो है यहाँ पे घरसाना में किसने संभाला? घरसाना में अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व संभाला। ठीक है ना। लेकिन जब अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इन नाम को ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपसे परीक्षा में सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है कि घरसाना सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन से नेता शामिल थे, या कौन से व्यक्ति शामिल थे या नहीं थे। ठीक है ना। तो इस दृष्टि से इन नामों को जो है ध्यान में रखिएगा। ये एक प्रमुख नाम था अब्बास तैयब जी। ठीक है ना। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे इन्होंने आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन जब अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद सरोजिनी नायडू जो है वह प्रमुख भूमिका में इस स्थान पर आती हैं। सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल गांधी, ये लोग जो है प्रमुखता से जो है इस आंदोलन को यहाँ पे संचालित करने लगे दोस्तों, घरसाना गुजरात में। ठीक है। सरोजिनी नायडू को हम, ये सरोजिनी नायडू जो थी, यह स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी ये रही है सरोजिनी नायडू। ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल यह रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल यह बनी थी दोस्तों। और अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख नेताओं में शामिल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हुई थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी दोस्तों। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तब एनी बेसेंट का नाम आएगा। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू का नाम आप टिक करेंगे। सरोजिनी नायडू ने घरसाना सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। पुलिस ने यहाँ पे बहुत ही बर्बरता के साथ जो है दमन चक्र चलाया था। खूब लाठियां बरसाई थी घरसाना में दोस्तों। ठीक है ना। खूब लाठियां बरसाई थी। लेकिन चूंकि यह गांधीवादी आंदोलन था, तो जो प्रतिरोध का तरीका था वो क्या था? अहिंसक। गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उसमें प्रतिरोध का तरीका जो है वो किसी भी हाल में हिंसा नहीं फैलना चाहिए, यही उनका उद्देश्य होता था। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने बात की है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा भड़क गई थी। लोगों ने पुलिस थानों में आग लगा दिया था, तो महात्मा गांधी उससे आहत होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया था। तो इसलिए जो गांधीवादी आंदोलन है, तो उसका जो सबसे पहला की पॉइंट है वो क्या है कि वह अहिंसक होगा।
ठीक है ना। तो यह आंदोलन भी अहिंसक था भारतीय नेताओं की तरफ से, लेकिन आंदोलनकारियों के ऊपर जो है, सत्याग्रहों के ऊपर जो है पुलिस बहुत ही, ब्रिटिश पुलिस जो थी बहुत ही बर्बरता के तरीके से लाठीचार्ज करती थी, बहुत पीटती थी उनको, ठीक है ना। और अगर हम घरसाना में जो दमन चक्र चलाया गया था, जो लाठियां बरसाई गई थी सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं के ऊपर, जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर, उस घटना का आंखों देखा हाल एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है दोस्तों, ठीक है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। ये वेब मिलर जो थे, ये वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे, ठीक है ना। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे और इन्होंने घरसाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो अंग्रेजों का दमन चक्र चलाया गया था, जो जबरदस्त लाठियां चलाई गई थी आंदोलनकारियों के ऊपर, उसका जो है इसने बहुत ही जीवंत चित्रण पेश किया है दुनिया के सामने। इसने उस भयानक बर्बरता को उजागर किया दोस्तों। उस व्यक्ति का, उस पत्रकार का नाम क्या था? वेब मिलर नाम था, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने जो है रिपोर्टिंग की थी, उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो एक दिन मैं एक पूरा ही सेपरेट सेशन इसी पे लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। तो उससे आप सवाल सही करने की स्थिति में होंगे, ठीक है ना। तो बहुत विस्तृत चर्चा है। एक दिन जितने भी विदेशी पत्रकार थे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, उस पर ही एक सेशन, कंप्लीट सेशन रखेंगे दोस्तों। ये अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर जो थे, इन्होंने अंग्रेजी दमन का, ब्रिटिश दमन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इस बात को इन्होंने फैलाया, ठीक है ना। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इंग्लैंड की किरकिरी हुई, ब्रिटेन की किरकिरी हुई, ठीक है ना। चारों तरफ लोगों ने जो है आलोचनाएं की कि भाई ये कोई तरीका है आंदोलन के दमन करने का, ठीक है ना। तो इस वेब मिलर का प्रसिद्ध पत्रकार था ये अमेरिकी पत्रकार, इसका नाम ध्यान रखेंगे, इसके बारे में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कई बार। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की दोस्तों। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की यह जो प्रतीकात्मक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है श्रीमान खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। इन्हें हम सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीमांत गांधी ने दोस्तों, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नाम की एक जो है स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या होता है? ईश्वर के सेवक। क्या होता है? ईश्वर के सेवक, ठीक है ना। तो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना अगर पूछा जाएगा आपसे किसने की थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, जिन्हें हम सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये जो खुदाई खिदमतगार संगठन के जो लोग थे, ठीक है ना, ये लाल कुर्ता पहना करते थे, ठीक है। तो लाल कुर्ता पहना करते थे, इस कारण जो है इसे लाल कुर्ती दल के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां से भी परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना है। इस लाल कुर्ती दल को ध्यान रखेंगे। लाल कुर्ती कौन पहनते थे? ये खुदाई खिदमतगार के जो मेंबर होते थे, सदस्य होते थे, वह लाल कुर्ती पहनते थे। तो ये पहचान बन गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए कई बार आपसे पूछा जाएगा लाल कुर्ती आंदोलन का संबंध है। अब ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज का जो सेशन है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आधारित है। तो आज की जितनी भी चर्चाएं हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर ही हैं। तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों, ठीक है ना। इन्हें हम सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, और ये भी महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में शामिल थे, ठीक है ना। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका के माध्यम से अहिंसक प्रतिरोध का संदेश फैलाया था। अभी हमने चर्चा की है ना कि चूंकि गांधीवादी आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो जो आंदोलनकारी हैं वो हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो अहिंसक रूप से प्रतिरोध करेंगे, ठीक है। तो इस पख्तून नामक पत्रिका के माध्यम से, तो आपसे पूछा जा सकता है इस पख्तून पत्रिका के बारे में कि इसका संबंध जो है
किस आंदोलन से है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस आंदोलन के समय जो है इसको प्रकाशित किया जाने लगा था। ठीक है, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पख्तून नामक पत्रिका के माध्यम से अहिंसक प्रतिरोध का संदेश फैलाने का काम खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया जाता था दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ से यही सवाल बनने हैं, तो इसे गलत नहीं करना। यहाँ पे क्या क्या निकल के आई, एक खुदा खिदमतगार, लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है, और सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, और एक पख्तून पत्रिका। ये इतने जो बिंदु हैं इसे आप ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में आपसे सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है ना, इस बात का मैं आश्वासन देता हूं दोस्तों। अब बात करते हैं परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाला यह बिंदु है, बहुत बार पूछा जाता है। किस्सा खानी बाजार, यह पेशावर में स्थित एक मार्केट था। ठीक है ना, पेशावर में स्थित एक मार्केट था। यहां पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने आदेश दिया कि आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलाओ, लेकिन तत्कालीन समय में उसका नेतृत्व जो है करने वाले व्यक्ति कौन थे, रॉयल गढ़वाल राइफल से संबंधित चंद्र सिंह गढ़वाली। तो यह जो प्रतीकात्मक तस्वीर आप देख रहे हैं ये श्रीमान चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। ये जो है अंग्रेजी पुलिस में, अंग्रेजी सेना में जो है ये शामिल थे दोस्तों। ठीक है ना, तो इन्होंने जो है जब यहाँ पे किस्सा खानी बाजार पेशावर में गोली चलाने का आदेश दिया गया था, तो चूंकि इनके नेतृत्व में ही वो बटालियन काम कर रही थी, उस बटालियन का नाम क्या था, 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, यह नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो बटालियन थी उसका क्या नाम था, 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल्स टुकड़ी थी। ठीक है ना, जिसका नेतृत्व चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे। और जब अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर गोली चलाने का अधिकारियों के द्वारा आदेश दिया गया था, तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो टुकड़ी थी रॉयल गढ़वाल राइफल्स, इसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था कि हम निहत्थे नागरिकों के ऊपर जो है, निहत्थे लोगों के ऊपर हम गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है ना, तो ये पूछा जा सकता है गढ़वाल राइफल से संबंधित कौन सा है, या गढ़वाल राइफल के सिपाहियों ने या टुकड़ी ने कहाँ पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो वह स्थान था पेशावर का। ठीक है ना, यहाँ पे इस रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जो सिपाही थे, जो जवान थे, उन्होंने निहत्थे नागरिकों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था दोस्तों। ठीक है ना, अब चूंकि आदेश की अवहेलना कर दी सिपाहियों ने, जो इसके अधिकारी ने जो आदेश दिया कि गोली वो चलाओ, तो इसने गोली चलाया नहीं। तो जब गोली चलाया नहीं तो क्या हुआ, सिपाहियों के ऊपर जो है कोर्ट मार्शल जो है किया गया सिपाहियों का। ठीक है ना, बहुत यातनाएं दी गई, लंबी लंबी जेल की सजाएं दी गई। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यह किस बात को प्रतिबिंबित करता है दोस्तों, यह इस बात को प्रतिबिंबित करती है कि जिस ब्रिटिश सत्ता का आधार था सेना, सेना के बल पे ही तो हर जगह शासन कर रहा था, तो जिस ब्रिटिश सत्ता का आधार था, बेस था भारतीय सेना, जो यहाँ पे सेना की टुकड़ी थे, जो जवान थे अंग्रेजी सेना के, वो भी अब राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित हो रहे थे दोस्तों। ठीक है ना, वो भी अब राष्ट्रवाद के तरफ उन्मुख हो रहे थे और ब्रिटिश सत्ता के आधार को हिलाना चाह रहे थे। यही तो है, यह क्या निकल के आता है कि भाई अधिकारी ने आदेश दिया और उसने, क्योंकि ये भारतीय हैं और प्रदर्शनकारी हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो हम उसके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। ये क्या है, ये यही तो है। कहीं ना कहीं इन सिपाहियों ने भारतीय आंदोलनकारियों के प्रति इनके मन में संवेदना थी, और यह भी राष्ट्रवादी विचारों से जो है प्रभावित हो रहे थे दोस्तों, इसलिए इन्होंने गोली नहीं चलाई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था, चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया था। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत के दो ऐसे प्रमुख केंद्र थे जिसके बारे में बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, वनडे परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन से सवाल पूछे जाते हैं तो इन सब चीज़ों के पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। ठीक है ना, तो इसलिए उन सभी बारीक चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर जो है वेदारण्यम और केरल, मतलब तमिलनाडु और केरला तक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो चुका था। ठीक है ना,
तमिलनाडु और केरला में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि हमने क्या कहा था अभी कि ये तटीय स्थान जो था तो यहाँ पे नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, ठीक है ना। तो चूंकि ये तमिलनाडु भी तटीय क्षेत्र में यह राज्य स्थित है, केरल भी तटीय क्षेत्र में स्थित राज्य, भारतीय राज्य, वर्तमान भारतीय राज्य और तत्कालीन ब्रिटिश प्रांत था, तो तट के करीब था। तो यहाँ पे भी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी यह नाम राष्ट्रीय आंदोलन के में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुखता से लिया जाता है, ठीक है नहीं, बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। तो सी राजगोपालाचारी ने इस दौरान जो है त्रिचुनोपोली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा निकाली थी, साल्ट मार्च निकाली थी, ठीक है ना। कहां से कहां तक? त्रिचुनोपोली से लेकर के वेदारण्यम तक, ठीक है ना। किसने? सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में यह नमक यात्रा निकाली गई थी, ठीक है ना। और यह जो तमिलनाडु का ये जो त्रिचुनोपोली था, यह यात्रा जो थी, इसने इस बात को उजागर किया कि दक्षिण भारत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र यही है, ठीक है ना। यहाँ पे सी राजगोपालाचारी ने अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था। अब हम बात करते हैं केरला की, जिसे हम वर्तमान में जो केरल का नाम अब केरलम कर दिया गया है, ठीक है ना, केरलम कर दिया गया है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, केरलम नाम से चौंकना नहीं है कि अरे ये क्या लिख दिए रे भाई। ये केरलम जो है केरला का ही नाम वर्तमान में हाल ही में केरलम कर दिया गया है। तो तत्कालीन समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान केरल के गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति एक थे के केलप्पन, ठीक है ना। जब ही केरल के गांधी इनके साथ जुड़ गया तो सीधे समझिए कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है ना। ये थे सी राजगोपालाचारी और ये थे के केलप्पन। तो के केलप्पन को केरल के गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है ना, केरल के गांधी के नाम से जाना जाता है। यह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है ना। और इनके नेतृत्व में जो है कालीकट, जिसे हम कोझिकोड भी बोलते हैं, से पय्यानूर तक, कालीकट से पय्यानूर तक नमक सत्याग्रह का जो से संबंधित आंदोलन चलाए गए थे, मार्च निकाला गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? के केलप्पन ने। और श्रीमान के केलप्पन को केरल के गांधी के उपाधि से भी संबोधित किया जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब एक बार बात कर लेते हैं, चूंकि हमने कहा ना कि पूरे भारत भर में व्यापकता थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। तो हमने दक्षिण भारत की भी बात कर ही ली, उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों की बात हमने पिछली क्लास में की थी। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में वहां पे भी जो जनजातीय लोग निवास करते थे, उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है अपनी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई दोस्तों, ठीक है ना। एक 13 वर्ष की बच्ची थी, 13 वर्ष की बच्ची। अब आप अंदाजा लगाइए कि 13 वर्ष की बच्ची राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल जा रही है, और उसका पूरा जीवन ही लगभग समझिए कि जेल में बीत गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 ईस्वी में जिस बच्ची को गिरफ्तार किया गया, वो बच्ची 1947 ईस्वी में असम के विभिन्न जेलों की यात्रा करते हुए वयस्क होकर के जो है 1947 ईस्वी में जो है वह बाहर निकलती है जेल से, ठीक है ना। वो नाम कोई और नहीं दोस्तों, वो नाम है रानी गाइदिन्ल्यू का, ठीक है ना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, रानी गाइदिन्ल्यू, ठीक है। कई जगह गोडिन्ल्यू भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह गोडिन्ल्यू भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, रानी गोडिन्ल्यू, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये रानी गाइदिन्ल्यू जो थी, इन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में, इतने छोटे से उम्र में जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था, ठीक है ना। और उस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भारत में जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था। और ये वही बच्ची जो 13 वर्ष की आयु से इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई थी, वो 1947 ईस्वी तक असम के अंदर
जेल की कोठरियों में, अंधेरी कोठरियों में जो है अपना पूरा जीवन उसने बिताया, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय उसने बिताया, और वर्ष 1947 ईस्वी में जो है उसे रिहाई मिली थी दोस्तों। कितनी बड़ी बहादुर रही होंगी रानी गाइदिन्ल्यू, एक बार अंदाजा लगा करके देखिए। और इनकी बहादुरी की वजह से ही जो है भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है इन्हें रानी की उपाधि दी थी। जवाहरलाल नेहरू उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता हुआ करते थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी रानी गाइदिन्ल्यू को। ठीक है ना, ये रानी की उपाधि जो है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है गाइदिन्ल्यू को। ठीक है ना, कितनी महत्वपूर्ण बात है। और वर्ष 1937 में नेहरू जी ने इनके सम्मान में लिखा था कि एक दिन आएगा जब भारत उन्हें याद करेगा और उनका सम्मान करेगा। आज वो दिन चरितार्थ हो चुका है। आज हम वर्ष 2026 में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में रानी गाइदिन्ल्यू के प्रति सम्मान है। उनकी वीरता की चर्चा आज भी हम कर रहे हैं, हमारे सिलेबस का पाठ है। कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जहाँ पे यह इनसे सवाल नहीं पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना, तो यह नेहरू जी ने भविष्यवाणी की थी 1937 ईस्वी में ही। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि एक दिन आएगा जब भारत उन्हें याद करेगा और उनका सम्मान करेगा। यही वो थी 13 वर्षीय गाइदिन्ल्यू, जिन्हें रानी की उपाधि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो 1932 ईस्वी में गिरफ्तार हुई थी और 1947 ईस्वी में जो है वो रिहा हुई थी। और इस दौरान जेल की अंधेरी कोठरियों में उनका जीवन बीता था दोस्तों। ठीक है ना, ये कितनी बड़ी वीरता की परिचायक बात है। एक बार अंदाजा लगा करके देखिए, एक बार कल्पना करिए दोस्तों, 13 वर्ष की आयु ही क्या होती है। कितना समझदार होता है एक बच्चा 13 वर्ष की आयु में। हम आप अपने घर परिवार में छोटे बच्चों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 वर्ष की बच्ची के अंदर इस बात की समझ है कि देश गुलाम है, अंग्रेजों ने देश को बंधक बना लिया है, गुलाम बना लिया है, तो हम सशस्त्र संघर्ष करेंगे, हम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ेंगे, हम देश को आज़ाद करेंगे। इसी चर्चा से रानी गाइदिन्ल्यू का महत्व उजागर होता है दोस्तों। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं कनिंघम सर्कुलर की। ठीक है, ये कनिंघम सर्कुलर, इसका संबंध आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस राज्य से है। तो कनिंघम सर्कुलर का संबंध जो है असम से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में, चूंकि जो युवा वर्ग थे वो भी आंदोलन से जुड़े हुए थे, जुड़ रहे थे, उनकी भी सक्रियता राष्ट्रीय आंदोलन में थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक सर्कुलर जारी किया। ठीक है ना, यह सर्कुलर दमन करने के लिए जारी किया गया था। ठीक है ना, ये एक औपनिवेशिक शिक्षा नियंत्रण का दमनकारी उपकरण था। और इस सर्कुलर के तहत क्या बात की गई थी, इस सर्कुलर में यह लिखा गया था कि छात्रों और उनके अभिभावकों से राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना है। छात्रों को राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होना है और न उस छात्र के अभिभावकों को राजनीतिक गतिविधि में शामिल होना है, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना है। ठीक है ना, मतलब जो स्टूडेंट है, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई कि वो भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अगर लेगा तो स्कूल से उसका नाम काट के भगा देंगे, उसको पढ़ने नहीं देंगे। ठीक है ना, यही है कनिंघम सर्कुलर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि असम के छात्रों ने जो है इसका विरोध किया, इस सर्कुलर का, और जितने भी सरकारी संस्थान थे उनका इन छात्रों ने दोस्तों विरोध किया था, बहिष्कार किया था। इसे ध्यान रखेंगे। तो ये कनिंघम सर्कुलर का संबंध किससे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम से है। ठीक है ना, असम में छात्रों के लिए यह सर्कुलर जारी किया गया था औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन की भागीदारी को कम किया जा सके, छात्रों और युवाओं के राष्ट्रीय आंदोलन से उस क्षेत्र में जुड़ाव को रोका जा सके, बाधित किया जा सके। तो इसलिए इस कनिंघम सर्कुलर को ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि यहाँ से सवाल परीक्षा में बन जाए दोस्तों। कुछ ऐसे भी प्रांत थे, जैसे हमने शुरू में क्या कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सिर्फ नमक कानून का उल्लंघन करना ही एक तरीका नहीं अपनाया गया था। ठीक है ना, नमक कानून के उल्लंघन के साथ साथ जो है
नो रेवेन्यू नो रेंट अभियान भी चलाया गया था, ठीक है ना, कि लगान नहीं देना है, राजस्व नहीं देना है, ठीक है ना। यह सब भी नमक सत्याग्रह के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है इन अभियानों को भी जो है शामिल किया गया था। इस तरह की गतिविधियां भी चलाई जा रही थी, अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलनों को अपना राजनीतिक समर्थन प्रदान किया था, ठीक है ना। राजनीतिक समर्थन जब दिया नेहरू जी ने, तो उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश और तत्कालीन संयुक्त प्रांत, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत को ही, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इससे पहले जब देश गुलाम था तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक समर्थन किसानों को दिया था, किसान आंदोलनों को दिया था, ठीक है ना। और जब जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेताओं ने किसानों को, किसान आंदोलनों को अपना समर्थन दिया, तो निश्चित रूप से जो जमीनी स्तर के लोग होते हैं वह बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, खुद को ऊर्जान्वित महसूस करते हैं, और वह जितनी क्षमता से पहले लगे हुए थे अपने नेताओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव होने के बाद, समर्थन प्राप्त होने के बाद, वह उससे कई गुना अधिक फोर्स के साथ जो है उस आंदोलन से जुड़ते चले गए दोस्तों, ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी गांधीवादी आंदोलन हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी की अगर बात करें तो सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रही थी दोस्तों, ठीक है ना। सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रही थी, ठीक है ना। और उसके कई कारण हैं, जिसमें अगर हम एक प्रमुख कारण की बात करें तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, तो एक तो नमक का प्रतिरोध किया जा रहा था। अब नमक क्या है? नमक एक बेसिक चीज है दोस्तों। बिना नमक के हम जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते हैं। नमक क्या है? हमारी आपकी एक बेसिक जरूरत है, ठीक है ना। बिना नमक के एक दिन खाना खा सकते हैं क्या? कितनी तकलीफ महसूस होती है। तो नमक कर का इसी नमक पे कर लगा दिया गया था, तो इसी का प्रतीकात्मक विरोध भारत वर्ष में किया जा रहा था। महिलाओं का जुड़ाव इसलिए भी हुआ क्योंकि खाना कौन पकाती है घर में? महिलाएं ही तो पकाती है अक्सर, पुरुष भी पकाते हैं, लेकिन अक्सर क्या है, अगर आप गांव चले जाएं तो आपको 90% महिला ही जो है वो घर के कामों में अधिक दक्ष होती हैं और दक्षता पूर्वक उस काम को बड़ी जिम्मेदारी से निभाती हैं। तो ये नमक कहीं ना कहीं, चूंकि ये दैनिक जीवन की जरूरत थी, एक बेसिक नीड थी, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए आंदोलन का जो आधार है वो व्यापक हुआ, महिलाएं इससे जुड़ी। दूसरे अगर प्रमुख कारण की बात करें तो शराबबंदी। शराबबंदी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख योजनाओं में शामिल था, रणनीति का हिस्सा था। अब अगर कोई शराबी व्यक्ति है तो उससे सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होता है? उसके घर की महिलाएं। अगर कोई व्यक्ति नशेड़ी बन जाता है तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? कोई व्यक्ति नशा करके, दारू पी करके घर आता है तो क्या करता है? घर आने के बाद बाहर के लोगों पे तो उसका बस चलेगा नहीं। चलेगा तो एक मारेगा, चार मार खा के आएगा। एक मुक्का ये मारेगा, चार मुक्का इसके ऊपर पड़ेगा। तो क्या करता है? वो अपनी सारी भड़ास अपने घर में आकर के अपने घर की महिलाओं के ऊपर जो है वो निकालता है और उन्हें प्रताड़ित करता है। तो इसलिए यह शराबबंदी जैसी रणनीति जो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों, यह कहीं ना कहीं महिलाओं के जुड़ाव के प्रमुख कारणों में शामिल थी। महिलाएं देश भर में शराबबंदी के लिए जो है जितने भी शराब की दुकानें थे उस शराब की दुकानों के बाहर जो है धरना दे देती थी, प्रदर्शन करती थी, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं की प्रमुख भागीदारी रही थी, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और चूंकि हमने जब चंपारण सत्याग्रह की बात की थी तो उस समय भी हमने कस्तूरबा गांधी की बात की थी, उस समय भी हमने अवंतिकाबाई गोखले की बात की थी। ये महिलाएं चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 ईस्वी में भी महिलाओं के स्वच्छता से संबंधित अभियान कार्यक्रम चला रही थी। कहाँ पे? चंपारण में, ठीक है ना। इसलिए ये अवंतिकाबाई गोखले और कस्तूरबा गांधी का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, ठीक है ना। महात्मा गांधी की पत्नी थी ये कस्तूरबा गांधी, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अवंतिकाबाई गोखले,
अवंतिकाबाई गोखले भी कस्तूरबा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके स्वच्छता के लिए कार्यक्रम चला रही थी। चंपारण में जमीनी स्तर पर काम कर रही थी, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी और अवंतिकाबाई गोखले जैसे महिलाओं ने प्रमुख भागीदारी निभाई थी दोस्तों, ठीक है ना। इस समय क्या किया गया था, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, किशोरों से संबंधित एक संगठन बनाया गया था, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चों को संगठित किया गया था। अभी हमने जो उत्तर पूर्व भारत की बात की, रानी गौदिल्यू की बात की थी, वो क्या था, 13 वर्षीय बच्ची थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज वहीं से जुड़ता है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे बच्चों और किशोरों का जुड़ाव भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान था दोस्तों, ठीक है ना। इसी दौरान बानर सेना बनाया गया था, ठीक है ना। बानर सेना बनाया गया था। यह बानर सेना क्या होता था, यह छोटे छोटे लड़कों की टोली होती थी। छोटे छोटे लड़कों की छोटी छोटी टोली होती थी। इनका काम क्या होता था, सूचनाओं को इधर से उधर पहुंचाना और उधर से इधर लाना। अब छोटे बच्चे हैं, अब अंग्रेज अधिकारी सिपाही जो उसके बगल में आस पड़ोस में ड्यूटी पे हैं, अब वो तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता ना कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, यह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कोई सूचना जो है, आंदोलन और रणनीति से संबंधित कोई सूचना लेकर के जा रहा है कहीं दूसरे जगह, पत्राचार का माध्यम बन रहा है। ये तो अंग्रेज कल्पना भी नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बानर सेना ने, ये बानर सेना टोली थी छोटे छोटे बच्चों की, लड़कों की, तो यह जो है क्या करता था, सूचना का आदान प्रदान करता था। एक माध्यम होता था कि यहाँ से कोई सूचना, मान लो कि 2 गली आगे जाके छोड़ना है या एक गांव के बाद अगले गांव में पहुंचाना है, तो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते दौड़ते चले जाते थे और उस सूचना को वहां तक पहुंचा देते थे। साथ ही अब जैसे मान लो कि अब पुलिस आने वाला है, सेना के, ब्रिटिश सेना के जवान आने वाले हैं, तो गांव के मुहाने पे, कोने पे 4 बच्चे को खड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब वो बच्चा देखेगा कि सेना की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो क्या करेगा, चुपके से गली गली से इधर उधर घूमते घूमते जो है आकर के सूचना दे देगा बीच गांव में आकर के, अरे रे सब अलर्ट हो जाओ, अंग्रेज आ रहा है, पुलिस आ रही है, सेना आ रहा है। ये भूमिका थी इस बानर सेना की। एक महत्वपूर्ण सेना जिसका गठन किया गया था इस दौरान, वो थी मंजरी सेना। यह मंजरी सेना जो है, यह लड़कियों की टोली हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है ना। ये लड़कियों की टोली हुआ करती थी मंजरी सेना, और ये प्रमुख रूप से प्रभात फेरियां निकालती थी सुबह के समय। इससे क्या होता था, जन जागृति फैलती थी, लोगों के अंदर उत्साह का संचार होता था कि एक दिन रात में सो गए, अगले दिन सुबह उठे तो कुछ लोग घर में सोए हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी जो लड़कियां हैं वो प्रभात फेरी निकाल रही हैं। तो उससे क्या होता था, प्रभाव पड़ता था, लोग का जुड़ाव उससे होता था कि अरे उठना है, फिर आंदोलन करने के लिए चलना है, ठीक है ना। तो ये बानर सेना और मंजरी सेना का नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्थानीय करों का भी विरोध किया गया था। कई जगहों पे वन कानूनों का भी विरोध किया गया था, जहां पे अधिक वन क्षेत्र थे उस जगह पे। जैसे हम अगर चौकीदारी कर की बात करें तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो है चौकीदारी कर भी चलाया गया था, प्रमुख रूप से बिहार में, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो है इस चौकीदारी कर को चलाया गया था। खास करके बिहार में जो है यह बहुत ही प्रमुखता से चलाया गया था, ठीक है ना। यह क्या था, क्योंकि यहाँ पे समुद्र, अब बिहार में तो समुद्र नहीं है ना, तो यहाँ पे नमक कानून का उल्लंघन कैसे करेगा, तो उसी का प्रतीकात्मक स्वरूप यह था। रणनीति का यह हिस्सा था कि चौकीदारी कर का हम विरोध करेंगे। उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों का विरोध करना, तो चाहे ऐसे करें या वैसे करें, चाहे नमक का उल्लंघन करके करें, नमक कानून का उल्लंघन करके करें, नमक बना करके करें, या चौकीदारी कर के रूप में करें, तो वही हो रहा था दोस्तों। तो चौकीदारी खर खास करके जो है बिहार में बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी इसे, यहाँ पे बड़े व्यापक स्तर पे चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। अगर हम वन कानूनों की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक में जो है आदिवासियों ने, आदिवासी समुदाय के लोगों ने दमनकारी वन कानूनों का उल्लंघन किया था। अंग्रेजों ने वन कानून भी बना रखे थे ना, और अपने हित में जो है उन संसाधनों का जो है वो उपयोग करते थे। तो आदिवासियों ने जिन जिन क्षेत्रों में आदिवासी आबादी थी और वन की उपलब्धता थी, प्रचुरता थी, उन क्षेत्रों में जो है, उन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और
कर्नाटक का नाम प्रमुखता से शामिल होता है। तो इन स्थानों पे जो है इन आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा दमनकारी वन कानूनों का जो है उल्लंघन किया गया दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो प्रभात फेरियों, मैजिक लालटेन स्लाइड्स के माध्यम से, उसके बाद साइक्लो स्टाइल के मशीनों से छपे पर्चों का व्यापक उपयोग होता था, और वही मंजरी सेना और बानर सेना के द्वारा जो है गांवों में जगह जगह पे उसका प्रसार किया जाता था, वो बांटा जाता था, ठीक है ना। और इस आंदोलन के दौरान चूंकि बहिष्कार तो गांधीवादी आंदोलन है तो बहिष्कार तो होगा ही होगा, तो बहिष्कार एक रणनीति का हिस्सा था। शराबबंदी किया ही जा रहा था, विदेशी वस्त्रों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया ही जा रहा था। तो इससे क्या हुआ, इस राष्ट्रव्यापी लामबंदी के कारण ब्रिटिश आयात में बड़ी मात्रा में गिरावट आ गई दोस्तों। और जब आयात में गिरावट हुई तो क्या हुआ, सीधे सीधे अंग्रेजी अर्थव्यवस्था पे, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पे गहरा चोट लगा, गहरा आघात पहुंचा दोस्तों। तो यही जो है इसके महत्व को दर्शाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व को दर्शाता है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आज के इस सेशन में हमने जितने छोटे छोटे बातों पर चर्चा किया है, यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए देखिए, मजा आएगा, रोचक लगेगा, ठीक है। और उन सारी चीजों से, आप सारी बातों से, सारे बिंदुओं, सभी तथ्यों से, प्रमुख तथ्यों से आप रूबरू हो जाएंगे, जहां से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आपसे यही अपेक्षा है कि बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को देखिए और अपने सलाह और सुझाव अपने कमेंट के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर हमें पता चलेगा आपके भावनाओं के बारे में, आप क्या चाहते हैं हमसे, आपकी अपेक्षा हमसे क्या है, तो हम उसका भी संज्ञान लेंगे और जो उचित हो पाएगा वो निश्चित रूप से करेंगे, जो आपके हित में होगा, ठीक है ना। तो पूरे सेशन को बड़े ही ध्यान से बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। यहाँ से आने वाले किसी भी सवाल को आप परीक्षा हॉल में गर्दा करके आएंगे, निश्चित रूप से यह सेशन आपके परीक्षा हॉल में आपके चेहरे पे मुस्कान का कारण बनेगी दोस्तों। इन्हीं आशाओं के साथ जल्द ही एक नए टॉपिक को लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।